एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। लॉरियल जीव की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करते हुए कहने लगता है मास्टर का स्पिरिचुअल ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो रहा है। हमें जीव के रोड ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि इवॉल्व होने लगता है और वो एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी आसमान से बहुत ही खतरनाक ब्लू लाइटनिंग जीव के ऊपर गिरने लगती है। लॉरियल उस लाइटनिंग को देखते हुए कहने लगता क्या ये यूनिवर्स लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन है। मेरे हिसाब से अब तक इस मांगा में कोई भी लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरा नहीं। लगता है फिफ्थ ऑर्डर से आगे ब्रेक थ्रू करने के वक्त लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ता है। जियो उस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को सहने लगता है। उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होकर रिजनरेट होने लगती है और थोड़ी देर बाद वो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन खत्म हो जाता है। लॉरियल जब जियो को देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया। हमें दिखाया जाता है लॉरियल अब जियो के सामने एक चींटी की तरह ही दिख रहा होता है। जियो अपने आप को मिरर में देखने लगता है और कहने लगता तो अब मेरे पास एक और नया सींग आ चुका है जो कि रेड कलर का है और वो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है और कहने लगता है मेरी जो मेन रूट है वो अब अजूर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इसका ऑरा और अपीयरेंस सेम ड्रैगन की तरह है पर बाकी जो चीज़ें हैं वो ड्रैगन रेस से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और वो अपने क्लॉथ में एनर्जी बॉल्स को बना लेता है और हमें उस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जो कि एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका कि नाम डिवाइन एनर्जी बॉल है। इसकी मदद से जियो अपने क्लॉज में एनर्जी को गैदर करके उसमें लाइफ एलिमेंट को इम्ब्यू कर सकता है और इससे डार्क एट्रीब्यूट और अनडेड एट्रीब्यूट्स को बहुत ही डैमेज मिल सकता है। जियो उस एनर्जी बॉल की एनर्जी को सेंस करते हुए कहने लगता है इस एनर्जी बॉल की पावर इतनी ज़्यादा है कि ये अर्थ पर किसी भी कॉन्टिनेंट को वाइप आउट करने के लिए काफ़ी है। तभी लॉरियल जियो से कहने लगता है मास्टर आप तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो, क्या आप अब सिक्स्थ ऑर्डर पे पहुंच चुके हो। जियो कहने लगता है नहीं मैं अभी भी फिफ्थ ऑर्डर के पीक पर ही हूँ, मैं सिक्स्थ ऑर्डर पे नहीं पहुंच गया। और वो कहने लगता है पर अभी भी मेरे 9 डायमेंशंस एक्सपांड हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बैटल पावर इंक्रीज होती ही रहेगी। लॉरियल ये सुनने के बाद थोड़ा उदास हो जाता है और कहने लगता है सिक्स्थ ऑर्डर पे ब्रेक थ्रू करना उतना भी आसान नहीं है। जियो कहने लगता है जब मैं अर्थ पर वापस लौटूंगा तब मुझे उस वेसल को ढूंढकर उससे जो उसे जानकारी पता है वो निकलवानी होगी। क्या आज जो हुआ वो उससे कुछ रिलेट हो सकता है। और वो कहने लगता है जब मैं वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था पहले तब मुझे जिस प्लैनेट को डिस्कवर किया था मैं उसे जब यहाँ के मामले शांत हो जाएंगे तब उसे ज़रूर डिस्कवर करूँगा। और वो लॉरियल की स्टेटस विंडो को देखने लगता है और वो उसे देखते हुए कहने लगता है लॉरियल के पास भी मेरी तरह एक अनडाइंग बॉडी है जिसकी वजह से वो किसी भी इंजरी से तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता और अगर वो इंजर्ड हो भी जाए तो वो उससे स्ट्रांग होगा। और वो कहने लगता अगर मैं कभी अर्थ पर ना रहूं तो लॉरियल मुझे रिप्लेस कर अर्थ पर डिवाइन ट्री बन सकता है। मुझे कई सारे अलाइज को रिक्रूट करना होगा, मुझे अर्थ को जरूर प्रोटेक्ट करना होगा। और वो कहने लगता मैं अपनी वॉइड रूट को यूज करके अर्थ पर एक पैसेज बना सकता हूँ जिससे कि मून पर ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। और वो सराउंडिंग को देखते हुए कहने लगता है अगर यहाँ के ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड को इस्तेमाल कर देता है और कहने लगता है इससे कुछ फर्क पड़ जाए। और वो कहने लगता है कि पर यह प्रॉब्लम तो ग्रेविटी की है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अगर कुछ करने जाऊँ तो मैं अर्थ और मून के बीच जो रिलेशन है वो अफेक्ट कर दूंगा, पर मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि क्रिएचर्स को अर्थ पर जितनी ग्रेविटी फील होती है उतनी भी मून पर होनी चाहिए। और वो बहुत देर उसके बारे में सोचता है फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो कहने लगता है अभी मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए, मुझे बुल डीमन के लिए ये टास्क दे देना चाहिए, वो इसे ज़रूर पूरा करेगा। तभी वो अपने डायमेंशंस को ओपन करते हुए कहने लगता है अब समय आ चुका है, तुम लोग अब बाहर आ सकते हो।
और हमें दिखाया जाता है उस डायमेंशन गेट से नाइनटेल फॉक्स, व्हाइट टाइगर और वो टायरानोसोरस आ जाता है। नाइनटेल फॉक्स कहने लगती है ये जगह कौन सी है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो कि मून की बाउंड्री क्रॉस करके स्पेस में गायब होने ही वाला होता है। तभी ज़ियो उसे पकड़ लेता है। हमें गोल्डन लैंड को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है ये जगह बहुत ही स्ट्रेंज है, देखो अब मैं इसे कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। फाइनली डिवाइन ट्री मतलब ज़ियो उन सबको शांत करते हुए कहने लगता है हम अभी मून पर है, यहाँ की ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है। मैंने सिर्फ तुम लोगों को ही बुलाया है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ टास्क है, तुम्हें अर्थ पर वापस जाकर उन टास्क को कंप्लीट करना है। अरे यहाँ समझ आता है कि उसने नाइनटेल फॉक्स और बाकी को क्यों बुलाया है, पर उसने व्हाइट टाइगर को क्यों बुलाया है, वो तो बहुत ही बड़ा गधा है। हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर मिस्टी माउंटेन पर आ जाता है जहाँ एक पोर्टल से नाइनटेल फॉक्स और बाकी के बीच आ जाता है। नाइनटेल फॉक्स कहने लगते सब लोग पढ़ जाओ और तुम्हें जो टास्क दिए हैं डिवाइन ट्री ने उन्हें कंप्लीट करो। हमें ज़ियो को दिखाया जाता है जो कि मून पर रहकर अर्थ को देखते हैं और वो कहने लगता है अर्थ पर जो भी मैटर्स है वो मैं तुम्हें सौंपता हूँ और मुझे इस मून पर के हैबिटेट को भी हमारे बीस्ट के रहने लायक बनाना होगा। और अपने डायमेंशन ऑफ मिस्ट को ओपन कर देता और कहने लगता पर उससे पहले मेरे एक और काम है जिसे मुझे जल्द ही पूरा करना होगा। और वो डायमेंशन ऑफ मिस्ट में आ जाता है। डायमेंशन ऑफ मिस्ट में मिस्ट कांगारू बेस्ड होते हैं, वो डिवाइन ट्री को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तभी डिवाइन ट्री के सामने मैग्नेटिक किंग आ जाता है। डिवाइन ट्री मैग्नेटिक किंग की स्टेटस विंडो को चेक करते हुए कहने लगता है ये सिर्फ पावरफुल अटैकर भी नहीं है, इसके पास बहुत ही ज्यादा स्पीड है और इसके पास एक इनविजिबिलिटी स्किल भी है। अगर शियोलिन और इसके बीच फाइट हो जाए तो शियोलिन भी बिना चोट खाए वापस नहीं आ सकती। और तुम लोगों को बता दो कि डिवाइन ट्री को मैग्नेटिक किंग ने सबसे पहले क्यों सेंस किया था, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे यूज करने के बाद मैग्नेटिक किंग एक माइल के अंदर जितने भी क्रिएचर्स हैं उनकी पावर को डिटेक्ट कर सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ियो और मैग्नेटिक किंग को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है। ज़ियो कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने का ऑफर क्यों दिया था। ज़ियो कहने लगता है कि इसका रीजन ये था कि तुम्हारे पास जो मैग्नेटिज्म एबिलिटी है वो स्पेशल है और तुम्हारा उस पर जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर में हमें तुम्हारे इस एबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है। फ्यूचर में जो भी बैटल्स होने वाली है उसमें तुम्हारी एबिलिटी एक बहुत ही अच्छा रोल निभाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मैग्नेटिज्म एबिलिटी को इतना लेवल अप करो कि तुम उसे यूज करके एक वर्म होल को क्रिएट कर पाओ जिससे कि हम अपनी आर्मीज को यूनिवर्स में कहीं भी ले जा सके। मुझे पता है कि इस टास्क में जो स्पिरिचुअल एनर्जी लगने वाली है उसकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा होगी, पर तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे देख लूंगा। और वो मैग्नेटिक किंग को कहने लगता है अर्थ पर अब तक जितनी भी बैटल्स हुई है वो अब फ्यूचर में जो भी बैटल्स होने वाली है उनके सामने बच्चों की लड़ाइयों की तरह थी। और वो मैग्नेटिक किंग को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है तुम अभी के लिए थंडर डायमेंशंस में जा सकते हो, तुम्हें वहाँ ट्रेन करना चाहिए। और उसे भेजने के बाद ज़ियो कहने लगता है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा मैग्नेटिक किंग की मैग्नेटिज्म एबिलिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर समंदर के अंदर आ जाता है। हमें वहाँ कई सारे क्रिएचर्स को दिखाया जाता है एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी हमें एक मेल मरमेड को दिखाया जाता है जो कि किसी को कहने लगता है तुम अब तक कहाँ थी। तभी हमें उसके सामने उसी मरमेड को दिखाया जाता है जिसे कि ज़ियो ने अपने डायमेंशन ऑफ लाइफ में कैप्चर करके रखा था जिसका की नाम एल्सा है। वो मेल मरमेड कहने लगता है तुम कहाँ थी एल्सा जब हमारे सी किंग्स उस म्यूटेंट ट्री और ह्यूमंस के खिलाफ फाइट कर रहे थे, तुम्हारा तो तब अता पता भी नहीं
नहीं था और वो कहने लगता है, अब देखो तो सही, जब बैटल खत्म हो चुकी है तुम एक शेमलेस पर्सन की तरह वापस आ चुकी हो। तभी एल्सा उसकी बात काटते हुए कहने लगती है, मैं यहाँ मिस्टी माउंटेन की तरफ से आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने का ऑफर देने के लिए आई हूँ। तभी हमारा सीन मिस्टी माउंटेन पर आ जाता है। हमें गोरिल्ला किंग और लिनहुआ को दिखाया जाता है। लिनहुआ इस लड़की का नाम है जो कि फ्लावर या बटरफ्लाई कुछ है। लिनहुआ कहने लगती है, इन गोरिल्लास की स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस थर्ड ऑर्डर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छी है और वो उन्हें पास कर देती है। वो ऐसे ही रिक्रूट करना शुरू कर रखते हैं। हमें उनके पीछे दो लड़कियों को दिखाया जाता है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की ग्रे बालों वाली लड़की से कहने लगती है, वो कहने लगती है, शाओलिन क्या गोरिल्लास का लीडर एक गोरिल्ला नहीं है? वो ग्रे बालों वाली लड़की कहने लगती, हाँ वो गोरिल्ला तो है पर लगता है वो इवॉल्व होने से पहले एक सफेद गोरिल्ला था। वो पिंक बालों वाली लड़की कहने लगती, पर उसके पास पूंछ क्यों है? मेरे हिसाब से तो गोरिल्लास के पास पूंछ नहीं होती। और वो ऐसे ही बातें कर रही होती। तभी हमें क्विंगयांग को दिखाया जाता है जिसकी ओर लिनहुआ गोरिल्लास को लेके आती है और कहने लगती है, ये गोरिल्लास सोल्जर बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं और मैं यहाँ तुम्हारे पास इन्हें ट्रेन करने के लिए लेकर आई हूँ। और वो अपने सामने कुछ देखकर कहने लगते हैं क्विंगयांग को, क्विंगयांग आखिर तुम क्या बना रहे हो? तभी हमें एक बहुत बड़े से कैसल को दिखाया जाता है। क्विंगयांग कहने लगता है, जब मास्टर मून पर चले गए तब मास्टर जहाँ रहते थे वहाँ का स्पॉट एकदम खाली खाली लग रहा था, इसलिए मैंने एक बहुत बड़े से कैसल को उस जगह पर बना दिया। उस कैसल को देखने के बाद लिनहुआ क्विंगयांग की तारीफ करने लगते हैं। उस तारीफ को सुनने के बाद क्विंगयांग कहने लगता है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए भी एक आलीशान सा कमरा बना सकता हूँ। लिनहुआ कहने लगते, क्या तुम सच्ची में ये कर सकते हो? तो मेरे कमरा बनाते वक्त उसे थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि रात में मैं और हैंडसम पांडा एक साथ सोने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो क्विंगयांग पूरी तरह से टूट जाता है और मायूस होकर जमीन पर गिर जाता है। वो गोरिल्लास उसे सहारा देने लगते। तभी थोड़ी देर बाद पांडा वहाँ क्विंगयांग के पास आ जाता है और उस कैसल को देखते हुए कहने लगता है, क्विंगयांग तुम तो सच में वाकई में बहुत ही कमाल हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक रूम बना सकते हो? पांडा को देखते क्विंगयांग और गोरिल्लास उसे मारने लगते हैं। तभी हमें राइटर बताने लगता है, इस समय के दौरान जिन म्यूटेंट एलिफेंट्स को अफ्रीका में सबड्यू किया था वो कई सारे डिफरेंट स्पिरिट ओर्स को मून पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उन स्पिरिट ओर्स को डिवाइन ट्री मतलब जियो मून के जमीन के अंदर गाड़ रहा है, जिसकी वजह से मून की स्पिरिचुअल एनर्जी उन स्पिरिट स्टोन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगी। और वो काम करने के बाद जियो ने एक बहुत ही बड़ा गड्ढा तैयार किया और उसे एसेंस ऑफ लाइफ से पूरी तरह से भर दिया और उसने अपने एडवेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री को इस्तेमाल करके मून के सरफेस को हरियाली से भर दिया। अब मून सफेद की जगह हरा लग रहा है। तभी हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है, वाकई में मेरा तो जवाब नहीं है, मैंने मून को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और वो उस लेक को देखते हुए कहने लगता है, पर इतना एसेंस ऑफ लाइफ मुझे नहीं लगता कि इतना सफिशिएंट होगा, मुझे इस लेक को और भी ज्यादा पूरी तरह से भर देना चाहिए। और वो उस पूरे लेक को भर देता है और वो उस लेक को देखते हुए कहने लगता है, ये इतना सारा एसेंस ऑफ लाइफ बाकी बीस्ट के लिए सफिशिएंट होगा, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तभी वो लॉरियल को कहने लगता है, लॉरियल मूनलाइट प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करके क्विंगयांग और गोरिल्लास को यहाँ मून पर समन करो और उनके साथ साथ बुल डीमन, एम्परर क्रोकोडाइल, आइस ड्रैगन और बाकियों को भी समन करो। हमें मून पर जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन शुरू करना होगा। हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर एक जगह आ जाता है। हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से दहाड़ मार रहा होता है। तभी हमें उसके सामने फिनिक्स को दिखाया जाता है, वो भी बहुत ही गुस्से में होती है।
वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते। उसकी वजह से वो दोनों पीछे ढकेले जाते हैं। व्हाइट टाइगर कहने लगता है सब लोग मरेंगे, ये उसका डायलॉग ही है। व्हाइट टाइगर कहने लगता है सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे, और बहुत ही गुस्सा होता है। तब फिनिक्स गुस्से में आते हुए कहने लगती तुम गधे कहीं के, एक ही बात को दोहराना बंद करो, और बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है जिससे कि व्हाइट टाइगर बाल बाल बच जाता है। फिनिक्स गुस्से में कहने लगती है चाहे तुमने मुझे किसी भी रीजन की वजह से प्रोवोक किया हो, मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा फायर को रिलीज करते हुए कहने लगती है तुम्हारा मुझे प्रोवोक करने का रीजन कोई भी हो, मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि उस म्यूटेंट ने तुम्हारे जैसे गधे को अपने साथ अब तक क्यों रखा है। ये सुनने के बाद तो व्हाइट टाइगर भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है। तभी वो ग्रेब आलू वाली लड़की शॉलिन उसे एक पंच मारते हुए कहने लगते क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते। वो ग्रे बालों वाली लड़की फिनिक्स से कहने लगते सॉरी व्हाइट टाइगर की तुमसे कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ थोड़ा नासमझ है। फिनिक्स शॉलिन को गुस्से में कहने लगती है अगर तुम यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आए हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो। ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि जब डार्कनेस के साथ फाइट हुई थी तब मैं तुम्हारे साइड पर थी। वो लड़की कहने लगती है हाँ मुझे पता है और हम ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और हम उसी की वजह से यहाँ आए हैं। हम तुम्हें मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं। क्या तुम मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करोगी। और हमें यहाँ बताया नहीं जाता कि फिनिक्स ने हाँ कहा या नहीं। और 3 दिन बाद हमारा सीन मून पर आ जाता है जहाँ लॉरियल जियो से कहने लगता है मास्टर मास्टर शियोलिन ने मुझे एक मैसेज भेजा है और उसने कहा है कि उसने कॉन्टिनेंट के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट फिनिक्स डेमन को हमारे मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लिया है। ये सुनकर तो जियो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम सच कह रहे हो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही बेकार सा मजाक है। लॉरियल कहने लगता है मास्टर आपको क्या लगता है क्या मैं ऐसी किसी बात के लिए मजाक करूंगा। और कहने लगता है कि वो जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस्टी माउंटेन पर आ जाता है। हमें वहाँ पर फिनिक्स और कई सारे बीस्ट को दिखाया जाता है। फिनिक्स एप किंग को देखते हुए कहने लगते क्या ये एप है, क्या ये कोई एप है। ये एप तो दिखने में सिर्फ नॉर्मल एप लगता है पर इसके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को इसने सप्रेस करके रखा है, वो बहुत ही टेरिफाइंग है। और वो बाकी के बीस्ट को भी देखते हुए कहने लगते मिस्टी माउंटेन तो वाकई में पावर हाउसेस का गैदरिंग कैंप है। तभी उनके सामने वर्ल्ड ओपन होने लगता है। फिनिक्स उस वर्ल्ड को ओपन होते हुए देख थोड़ा हैरान हो जाती और कहने लगती ये वर्ल्ड कैसे अपने आप ओपन हो रहा है। एप किंग उसे कहने लगता है इस वर्ल्ड को डिवाइन ट्री ने मून पर से ओपन किया है, इस वर्ल्ड को पास करने के बाद हम मून पर पहुंच जाएंगे। फिनिक्स अपने मन में कहने लगती है पहले मैंने उनके बारे में कितना भी ज्यादा सोचा हो फिर भी अभी ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया हो। और क्विंगयांग सभी को ऑर्डरली मैनर में उस पैसेज में भेज देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर वापस आ जाता है। हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगता है मैंने अपने डायमेंशन ऑफ आइस में से जितनी भी स्नो थी उसे मेल्ट करके यहाँ मून पर एक ओशियन को बना दिया, फिर भी यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिन ट्रीज को मैंने एडवेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री को यूज करके प्लांट किया था वो अब सूखने शुरू कर चुके हैं। अगर मैं उन्हें स्पिरिट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता तो वो कब के सूख जाते। तभी वो कुछ आवाज सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है। हमें उसके सामने वर्ड से फिनिक्स को आते हुए दिखाया जाता है और बाकी के बीस्ट भी आ जाते हैं जैसे कि एम्परर क्रोकोडाइल, आइस ड्रैगन, क्विंगयांग
कहने लगता, क्या ये मून है? पर मेरे हिसाब से तो मून पर एयर नहीं होती, फिर भी हम कैसे यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं? जियो उसे कहने लगता, मैंने अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड को यूज करके मून के पूरे स्पेस को सील कर दिया है। इसकी वजह से यहाँ अभी भी ऑक्सीजन है, पर अगर तुम्हारे स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम बिना ऑक्सीजन के भी कुछ दिन तक तो कम से कम जिंदा रह सकते हो। और वो फिनिक्स की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम जरूर फिनिक्स डीमन होगी, कॉन्टिनेंट की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट। मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारे मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करोगी। फिनिक्स कहने लगती है, हमें मिले हुए उतना समय नहीं हुआ, फिर भी अब तुम कितने स्ट्रांग हो चुके हो। और अपने मन में कहने लगती है, इसे देखा जाए तो एक नजर में ये बहुत ही डिवाइन भी लगता है और इविल भी लगता है। जियो फिनिक्स की स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है और कहने लगता है, कॉन्टिनेंट के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट से जो एक्सपेक्ट था, इस फिनिक्स के एबिलिटीज को नाइनटेल फॉक्स से कंपेयर किया जाए तो इसकी एबिलिटीज बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं है। और वो फिनिक्स को कहने लगता है, तुम अब से डायमेंशन ऑफ डार्कनेस में रह सकती हो और अब से तुम जितने भी फ्लाइंग क्रिएचर्स पर्ल्स वगैरह होंगे उनके इंचार्ज होगे। फिनिक्स एकदम रॉयल अंदाज में डिवाइन ट्री को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगते हैं, अब से डिवाइन ट्री के जो भी ऑर्डर्स होंगे मैं उन्हें फॉलो करूंगी। फिनिक्स को ऐसा करते हुए देख तो डिवाइन ट्री भी थोड़ा शर्माने लगता है। और हमारा सीन कुछ दिनों के बाद मेटामॉर्फोसिस पोल पर आ जाता है, जिसके अंदर से फिनिक्स बाहर निकलती और वो कहने लगती है, मुझे तो अब पहले से बहुत ही ज्यादा तरोताजा महसूस हो रहा है। लाइफ एसेंस बहुत ही कमाल का है, इसने ना ही मेरी इंजरीज को हील किया बल्कि मेरे स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ क्विंगयांग और जियो होते हैं। जियो क्विंगयांग से कहने लगता है, क्विंगयांग कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है? क्विंगयांग कहने लगता, मून की जो मिट्टी है वो अर्थ के हिसाब से थोड़ी अलग है, इसी वजह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। और वो एक बड़े सी दीवार पर रिस्पेक्ट टू डिवाइन ट्री लिख देता है और कहने लगता है, पर ऐसी किसी चीज को करना मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं, मैं इसे इंस्टेंटली कर सकता हूँ। जियो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, जियो कहने लगता है, तुम कब से ऐसे बन गए? जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय करो और कंस्ट्रक्शन काम को जल्दी से जल्दी पूरा करो। और वो अपने मेन बॉडी में वापस आ जाता है। वो अपने हाथ में दो फ्रूट्स को पकड़ते हुए कहने लगता है, तो अब मुझे इस टास्क को कंप्लीट कर देना चाहिए। उसके हाथ में एक डार्क एट्रीब्यूट और दूसरा लाइट एट्रीब्यूट का एलिमेंटल फ्रूट होता है। और वो कहने लगता है कि ये दोनों फ्रूट मैं जब लाइट और डार्कनेस एट्रीब्यूट को कल्टीवेट कर रहा था तब कंडेंस किए थे। और वो कहने लगता है, अगर इन फ्रूट्स को कोई कंज्यूम कर ले तो उनका टैलेंट बहुत ही एनहांस हो जाएगा और वो एक एलिमेंटल लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो कहने लगता है, आइस ड्रैगन और क्विंगयांग ने ये दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने एलिमेंटल फ्रूट को खाया है, एक फोर्थ ऑर्डर ट्रांसेंडेंट पावर हाउस बन चुके हैं, जो कि फोर्थ ऑर्डर में भी मास्टर लेवल के पावर हाउस है। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं ये फ्रूट्स किन्हें दूं? और वो सोचने के बाद, अगर मैं सुटेबल कैंडिडेट्स के बारे में बात करूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इन फ्रूट्स के लिए सुटेबल है।